प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन की तरह ही दुमका जिला प्रशासन ने +2 के अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए शिक्षकों की सहायता से महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है और उसका फोटोकॉपी कराकर सभी दुमका के बच्चों को वितरित कर दिया है। उसी से मैंने ये फ़ोटो खींचा है। अभी टाइपिंग करने का समय नहीं है जो आपको साफ़ सुथरा दिखा पाता, तो उसके लिए मुझे खेद है। तो जो भी दिखा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप गौर कीजिए, और यदि आपको दिख रहा है तो इसको आप उतार के याद भी कर सकते हैं। सारे परीक्षा उपयोगी हैं। अपने चैनल DRGP 82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों विषय में काम आने वाला ऑलराउंडर सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमांत आगम क्या है? तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय बढ़ाने पर कुल आगम में जितनी वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत मतलब होता है अतिरिक्त आय, तो अतिरिक्त आय जो भी होगा वो सीमांत आय कहलाएगा। स्थिर साधन क्या है? तो कुछ साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन संभव नहीं, इन साधनों की दीर्घकाल में परिवर्तन संभव है, जैसे भूमि, मशीनरी, इन्हें स्थिर साधन कहते हैं। मतलब जिन साधनों को हम लोग अल्पकाल में बदल नहीं सकते हैं वे क्या है? तो वे स्थिर साधन कहलाते हैं। जैसे आपका ज़मीन हो गया, फिर मशीनरी हो गया, ये सब मान लीजिए लंबा समय में बदलता है, तुरंत हम लोग इसको बदल नहीं सकते, वो तो स्थिर साधन हो गया। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा का परिभाषा है कि कानूनी परिभाषा, मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जिसे कानून द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है। फिर है कार्यात्मक परिभाषा, मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, मूल्य के संचय तथा स्थगित भुगतान के मान का कार्य करती है। मतलब जिसको केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस वस्तु को भी मुद्रा की संवैधानिक मान्यता दे दी है वो मुद्रा ही कहलाएगा, जिससे हम लोग लेन देन कर सकते हैं। और कार्यात्मक है कि जिससे हम लोग लेन देन कर सकते हैं, जिसमें किसी चीज़ के मूल्य को मापने का गुण हो, जिसको हम जमा करके रख सकते हैं और जिसको भविष्य में भी भुगतान करने का रख सकते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। तो जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग की स्वायत्त निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश आय के शून्य स्तर पर भी होता है। स्वायत्त निवेश हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ स्वायत्त निवेश जो लिखा है वहाँ स्वायत्त उपभोग लिखा जाएगा, जहाँ जहाँ निवेश लिखा है वहाँ उपभोग लिखाएगा। कहने मतलब है जीवित रहने के लिए यदि मेरे पास पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन हमको जीवित रहने के लिए उपभोग करना ही पड़ेगा, तो वैसे उपभोग को हम लोग स्वायत्त उपभोग करते हैं। पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हो? तो पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां हैं जिससे सरकार पर दायित्व उत्पन्न होता है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार की होती है। ऋण प्राप्तियां, इसमें विदेशी एवं घरेलू सभी प्रकार के ऋण एवं ऋणों की वसूली को शामिल किया जाता है। गैर ऋण प्राप्तियां, इसमें विनिवेश प्राप्तियां, लघु बचतें, प्रोविडेंट में जमा प्राप्तियां आदि हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या विषयों का अध्ययन किया जाता है। कर की परिभाषा दें तो आधुनिक सरकारों की आय का सबसे बड़ा स्थान कर है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार व्यक्तियों और उद्यमों पर लगाकर आय प्राप्त करती है और प्राप्त आय जनता को समान लाभ पहुंचाने के लिए खर्च की जाती है। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, अवसर लागत क्या है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अवसर लागत उपलब्ध विकल्पों में सर्वाधिक निकटतम संभव विकल्प की लागत होती है। अवसर लागत का अभिप्राय उपलब्ध विकल्पों में से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य है। जैसे मान लेते हैं कि निम्नलिखित वेतन के साथ रोजगार उपलब्ध है। A 600 रुपया, B 500 रुपया, C 400 रुपया। तो यही पहला सर्वश्रेष्ठ उपयोग मूल्य 600 रुपया का है तथा दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपयोग मूल्य 500 का है। अतः यहाँ ए के चुनाव की अवसर लागत क्या हो जाएगी? 500 रुपया होगी। मतलब 500 को छोड़ के वो 600 को चुनेगा, काहे कि 600 से 500 थोड़ा सा कम है, तो अवसर लागत क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसी प्रकार बी के चुनाव की अवसर लागत 400 होगी, काहे कि 400 यदि उसको मिल रहा है और इसको छोड़ के वो 500 को चुनता है तो अवसर लागत 400 हो जाएगा।
9वां नंबर क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 22 क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था का प्राय 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पादक क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। गृहस्थ क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है। गृहस्थ उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। सरकारी क्षेत्र, यह क्षेत्र कराधान एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करता है। शेष विश्व क्षेत्र, यह क्षेत्र निर्यात और आयात करता है। फिर है वित्तीय क्षेत्र, यह क्षेत्र मुद्रा उधार देता है और जमायत स्वीकार करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो वस्तुएं के करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर उनके बीच विनिमय ना हो सकेगा, परंतु ऐसे व्यक्ति जिनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हो आसानी से नहीं मिलते हैं। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रायः विभिन्न लोग आपस में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन करते हैं। अतः किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की जरूरत को पूरा करती है तथा दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की जरूरत को पूरा करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात जो जो वस्तु की कीमत बढ़ती है इसकी पूर्ति भी बढ़ती है। अन्य बातें समान रहे की मान्यता का अर्थ है कि कीमत के अलावा अन्य तत्व स्थिर है। इसमें अन्य पदार्थों की कीमत, आगतों की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत तथा करों में परिवर्तन, भविष्य संबंधी संभावनाएं तथा उत्पादन तकनीक आदि स्थिर रहे। अन्य कारक समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादक उसकी अधिक पूर्ति करता है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उत्पादक वस्तु की कम मात्रा में पूर्ति करता है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति के नियम को पूर्ति अनुसूची व वक्र की सहायता से समझाया जा सकता है। तो ये आपका पूर्ति अनुसूची है जो दिखा रहा है कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रहा है पूर्ति की मात्रा भी क्या हो रही, बढ़ रही है। और इसी के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया है। तो हमको जैसे 20 पर 100 तो कहाँ है 20 पर 100 कर देंगे, यहाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ है। 50 पर कितना है, यहाँ 400 है जबकि यहाँ 500 लिख दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। इस आधार पर आप ग्राफ बनाएगा तो ये इस तरह ही जाएगा और हमको पूर्ति वक्र प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस टेबल के आधार पर ही ये ग्राफ बनाइएगा, ये ग्राफ थोड़ा गलत है। फिर है पूर्ति अनुसूची विभिन्न कीमतों पर वस्तु की पूर्ति गई मात्राओं को दर्शाती। जैसे जैसे कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है तो इस बात को दर्शाता है कि पूर्ति की मात्रा वस्तु की कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात एपीसी बराबर सी बटा वाई, जहाँ सी बराबर हो जाएगा कुल उपभोग और वाई हो जाएगा समग्र आय। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो ये औसत उपभोग प्रवृत्ति को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ही लिखेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है तथा दोनों के परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति करते हैं। एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई मतलब आय में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा न तो बाद में पछताइएगा फिर। विनियोग गुणक क्या है। विनियोग गुणक, विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को विनियोग गुणक कहते हैं। गुणक का फॉर्मूला हो जाएगा, विनियोग गुणक को हम लोग के से बताएंगे तो आय में परिवर्तन डेल्टा वाई कहलाएगा और विनियोग में परिवर्तन डेल्टा वाई कहलाएगा। और इन लोग का अनुपात मतलब विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो व्यापार संतुलन से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात के कुल अंतर शेष से है। व्यापार संतुलन धनात्मक या ऋणात्मक के निर्धारण में केवल दृश्य मदों पर ही विचार किया जाता है। स्पष्ट इनमें न तो अदृश्य मदों और न ही पूंजी अंतरों शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन हमेशा बराबर अर्थात संतुलित नहीं होता है। व्यापार संतुलन बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। व्यापार संतुलन दो प्रकार के होते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन तथा दूसरा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। यह हम
यह भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन तथा धनात्मक व्यापार संतुलन। अब यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद, मूल्यह्रास, उपभोक्ता वस्तु। तो सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग पहले देख लेते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कुछ उत्पादक गैर निवासी या विदेशी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई विदेशी बैंक कार्य करते हैं। कई विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्यम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा मूल्य वृद्धि भी भारत के घरेलू उत्पादन का भाग होता है। फिर यहाँ से लिखा है मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास को हम लोग देख लेते हैं। व्यापारिक कार्य के लिए प्रयुक्त संपत्ति के उपभोग मूल्य, कार्य क्षमता अथवा सेवा करने की शक्ति में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसका प्रयोग मूर्त अस्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य में कमी के लिए किया जाता है। सी नंबर है उपभोक्ता वस्तु। तो वे वस्तुएं जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं की संतुलित के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का स्वामित्व बदला जा सके उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इनकी पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इन वस्तुओं का अभाव रहता है और इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है और द्रव्य खर्च करना पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़ा से व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। निजी अंतिम उपभोग कितना है? 500 रुपया है। सरकारी अंतिम व्यय है 50। शुद्ध निर्यात है आपका 50 और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है 2। मूल्यह्रास है आपका 20। तो आपको राष्ट्रीय आय की गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना है व्यय विधि से। तो इसका फॉर्मूला है निजी अंतिम उपभोग प्लस सरकारी अंतिम व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से बराबर हो जाएगा 500 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 2 माइनस 50। सॉल्व कीजिएगा 552 करोड़ रुपया आ जाएगा। 17 नंबर को कह रहा है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि राजकोषीय नीति, सरकार करारोपण, सार्वजनिक ऋण आदि स्रोतों से सार्वजनिक आय प्राप्त करती है तथा इसे प्रशासन, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय करती है। ये सब वित्तीय अथवा राजकोषीय क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के निर्देशन एवं नियंत्रण से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय के नियंत्रण और निर्देशन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। फिर है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय मुख्य राजकोषीय उपकरण है। करारोपण सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है आपका मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति कहता है कि मुद्रा एवं साख की मात्रा के नियंत्रण एवं निर्देशन से संबंधित सरकार की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को रिजर्व बैंक लागू करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य क्षेत्र निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद साख की मात्रा में वृद्धि होने पर निवेश व्यय बढ़ता है और इससे समग्र मांग का स्तर बढ़ता है। इसके विपरीत साख की मात्रा के कम होने पर निवेश व्यय कम होता है और इससे समग्र मांग कम होता है। साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए सभी उपायों को मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्यों को समझाएं। तो पहला कार्य है मुद्रा निर्गमन। सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या करता है, तो देश में मुद्रा निर्गमन अर्थात मुद्रा जारी करने का एकमात्र शीर्ष संस्थान केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक को अपने द्वारा जारी मुद्रा की मूल परिसंपत्तियों का सुरक्षित भंडार रखना पड़ता है। इन परिसंपत्तियों में सोना, चांदी, सिक्के, विदेशी मुद्रा तथा प्रतिभूतियां शामिल होती है। केंद्रीय बैंक से उधार लेने का अधिकार केंद्रीय सरकार का है। सरकार अपनी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक को बेचती है
तथा जब भी केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदता है, इनके मान में समतुल्य मुद्रा जारी कर देता है, जिससे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। केंद्रीय बैंक का बैंकिंग विभाग मुद्रा के परिचालन या उसका नियस्त्रीकरण का कार्य करता है। सरकार बजट के घाटे से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि से या नए नोट छापकर सरकार को मदद करता है। दूसरा है बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक। व्यावसायिक बैंकों को अपनी संपूर्ण जमा का एक निश्चित अंक केंद्रीय बैंक में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद जमा अनुपात कहते हैं। केंद्रीय बैंक इस राशि को सुरक्षित रखता है, बैंक को अल्पावधि ऋण देता है तथा बैंकों को केंद्रीकृत समाशोधन की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों का पर्यवेक्षण, नियमन और नियंत्रण करता है। इससे बैंकों को लाइसेंस जारी करना, विलय, परिसमापन, प्रबंधन आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। अगर निवेश व्यय में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाती है तो आय एवं उपभोग व्यय में वृद्धि ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPC का मान कितना आपका दिया है 0.75, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। निवेश व्यय में 200 करोड़ तो मतलब डेल्टा आय का मान दिया है आपका कितना 200 करोड़। फिर आपको निकालना क्या, आय एवं उपभोग व्यय में वृद्धि ज्ञात करना। तो आपको निकालना है डेल्टा वाई का मान क्या होगा और उपभोग व्यय मतलब डेल्टा सी का मान क्या होगा। ये दोनों मान को आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको डेल्टा वाई का मान जानने के लिए सबसे पहले हमको के का मान निकालना। तो के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ के बराबर 1/1 माइनस MPC का मान कितना है 0.75। अब हम लोग एक में 0.75 को घटा देंगे तो 0.25 बचेगा। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 2 0 25 चौके 100 हो जाएगा। के का मान आ गया आपका कितना 4 आ गया। अब हम लोग डेल्टा वाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो के बराबर एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग के का मान जान गए हैं 4 आया था मेरा, और डेल्टा वाई को तो निकालना है तो जस का तस लिख देंगे डेल्टा वाई। और डेल्टा आई कितना दिया हुआ था तो 200 करोड़ दिया हुआ था। अब इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई 1 से गुना होगा तो डेल्टा वाई हुआ, और 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो डेल्टा वाई का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको डेल्टा सी का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा सी को ज्ञात करने के लिए हम लोग MPC का फॉर्मूला पे जाएंगे। तो MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ MPC का मान कितना है तो 0.75 है, लिख दिए। डेल्टा सी निकालना है तो डेल्टा सी लिख दिए। डेल्टा वाई अभी निकाले हैं 800 करोड़ रुपया तो 800 लिख दिए। अब डेल्टा सी तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना हुआ तो डेल्टा सी, और इसको इससे गुना करें तो 0.75 गुना 800 हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 2 गो 0 पड़ जाएगा, ये 2 गो 0 से हट गया। अब 8 को 0.75 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो आपका डेल्टा वाई का मान कितना निकला 800 करोड़ रुपया, और डेल्टा सी का मान कितना निकला 600 करोड़ रुपया। तो यही आपका आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं। पूर्ति की लोच के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो पूर्ति की लोच अथवा पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति की प्रतिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। पूर्ति की कीमत लोच की धारणा हमें यह बताती है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की पूर्ति में किस दर या अनुपात में परिवर्तन होता है। सरल शब्दों में पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। पूर्ति की लोच के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार की पूर्ति बेलोचदार कहलाती है। तो पूर्णतः बेलोचदार हो गया। फिर बेलोचदार पूर्ति, जब वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कीमत की अपेक्षा प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो वह कम लोचशील होती है। फिर तीसरा है आपका इकाई लोचदार पूर्ति, जब वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के बराबर हो तो वह लोचदार पूर्ति कहलाती है। फिर है लोचदार पूर्ति, तो जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति मूल्य सापेक्ष अथवा लोचशील होगी।
फिर है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है जब वस्तु में कोई परिवर्तन जब कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में अधिक आर्थिक वृद्धि या कमी आ जाती है। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो ये तालिका दिया हुआ आपका श्रम की इकाई दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है। कुल उत्पादन में टीपी आपका दिया हुआ है। आपको औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है। तो औसत उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है, एपी बराबर होता है टीपी बट्टा श्रम की इकाई मतलब क्यू। तो कहने मतलब इसको इसमें भागा देंगे तो हमको एपी ज्ञात हो जाएगा। तो भागा देंगे, 0 का 0 यहाँ खाली रह गया, 1 को 15 में भागा दे देंगे तो 15, 2 को 35 में भागा दे दीजिएगा, फिर 3 को 60 में भागा दीजिएगा, यहाँ इससे यहाँ बना हुआ है। तो 2 को 35 में भागा दे दीजिएगा तो 17.5, 3 को 60 में भागा दिए 20, 4 को 75 में भागा दे देंगे तो 18.7। इस तरह आपका एपी ज्ञात हो जाएगा। और एमपी का फॉर्मूला होता है एमपी बराबर TPN-1 होता है। तो इसका मतलब है कि हमको टीपी को एक एक करके घटाना होगा। तो शुरू वाला खाली रहा, 15 का 15 लिख दिए। अब 35 में 15 को घटा देंगे तो 35 में 15 को घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। 60 में 35 को घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। 75 में 60 को घटा देंगे 15, 80 में 75 को घटा दिए 5, 80 में 80 गया 0, और 75 में 80 को घटा देंगे तो -5। तो इस तरह ये आपका टेबल पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।